अच्छा ही बेटे, ये ना इंटरनेट का कोई इशू था मेरे ख्याल से। वो खान साहब का जलसा है, तो इस वजह से शायद कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं इंटरनेट में। चलें, बात वहीं से स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स हम लोग डील कर रहे थे नर्वस सिस्टम के, और इसमें रिसेप्टर्स हैं। इसमें बेटे हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। आपको पता है किसी भी नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास न्यूरॉन बड़ा कलीदी रोल प्ले करते हैं। एंड थर्ड वन दैट इज इफेक्टर्स। सो बेटे, रिसेप्टर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं और इफेक्टर्स, ये तीन मेन कंपोनेंट हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों ने बेटे इसमें याद रखना है। अभी ये कोई भी नर्वस सिस्टम को जब आप लोग डील करते हो ना, तो नर्वस सिस्टम हमेशा बेटे इसमें रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डिटेक्ट स्टिमुलस। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस को डिटेक्ट करना इनका काम होता है। अब स्टिमुलस क्या होता है? व्हाट इज स्टिमुलस? व्हाट इज स्टिमुलस? ठीक है, स्टिमुलस होता है बेटे एनी चेंज जो कि आपकी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं स्टिमुलस। ठीक है, इसकी फिर वैल्यूज होती हैं। एक होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो होता है, वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसको आपकी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है। दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन बेटे हमारे पास ये कहा जाता है कि न्यूरॉन जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर ही आप लोग सारे के सारे फंक्शनिंग देख रहे होते हो। और ये न्यूरॉन जो होता है ना बेटे, ये हमारे पास कंडक्टिंग सेल होता है। दैट इज़ अ कंडक्टिंग सेल्स। मतलब इसी की बेस के ऊपर जब कंडक्शन होती है, तो आपके पास बेटे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म के अंदर ट्रेवल कर रही होती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स जो होते हैं बेटा, दे रिस्पॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास रिस्पॉन्ड देते हैं अगेंस्ट स्टिमुलस। ठीक है, जो भी आपके पास स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देना, ये किसका काम होता है? दैट इज द एक्चुअली फंक्शन ऑफ इफेक्टर। ठीक है, चलो नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेवलप किससे कर रही होती है, एक्टोडर्म से। और इसकी स्टडी न्यूरोलॉजी है। और इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं बेटा, वो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, वो न्यूरॉन है, और वो आपके पास इफेक्टर्स होते हैं। इसमें हम लोगों ने स्टिमुलस को डील किया। स्टिमुलस क्या होता है? दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ चेंज, जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर दैट इज़ मोर देन इनफ, जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे बेटे हम लोग चलते हैं इसमें रिसेप्टर्स की तरफ। रिसेप्टर्स क्या होता है? आप लोगों को पता है कि रिसेप्टर्स हमारे पास क्या हैं? बता सकते हैं आप? व्हाट डू यू नो अबाउट एग्जैक्टली रिसेप्टर्स? देखो बेटे, जब भी हम लोग रिसेप्टर की बात करते हैं ना, तो रिसेप्टर बेसिकली रिसेप्शन से वर्ड निकला। ठीक है, रिसेप्शन अक्सर आप शादी पे जाते हो, तो जिसमें आपको रिसेप्शन पे रिसीव करने वाले होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलस को रिसीव करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं। रिसेप्टर्स की बेटे हम लोग कैटेगरी कर रहे होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? रिसेप्टर की कैटेगरी के अंदर हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से इसको डील करेंगे। जैसे बेटा कुछ हमारे पास होता है दैट इज़ रेफर टू एज एक्सटर्नल स्टिमुलस, कुछ हमारे पास होते हैं इंटरनल स्टिमुलस। ठीक है, एक हमारे पास रिसेप्टर्स हैं जिनको एक्सटर्नल रिसेप्टर्स, और एक बोल रहे होते हैं जिनको इंटरनल रिसेप्टर बोला जाता है। चलो जी, हमारे पास बेटे इन रिसेप्टर्स को डील करते हैं। ये आगे हमारे पास दैट इज बेटे, ठीक है, चलो एक हैं जी जो आउटसाइड बॉडी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटीरो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं एक्सटीरो रिसेप्टर्स। और एक होते हैं जो कि इनसाइड बॉडी डिटेक्ट करते हैं, इनको बोल रहे होते हैं हम लोग एंटीरो रिसेप्टर।
एक्सटीरो रिसेप्टर्स और एंटीरो रिसेप्टर्स। एक हैं एक्सटीरो रिसेप्टर और एक होते हैं बेटा एंटीरो रिसेप्टर। इनमें फ़र्क सिंपल सीधा सीधा इनकी पोजीशन की बेस के ऊपर होता है। ठीक है, सिंपल पोजीशन की बेस के ऊपर है। हमारे पास बेटे स्टिमुलस किस साइड पे आया, कहाँ से आया, उसकी बेस के ऊपर हम इसको डील कर रहे होते हैं। जैसे देखो एंटीरो रिसेप्टर में ना हमेशा ये इनसाइड बॉडी होते हैं, ठीक है, और ये बेटे इसको डिटेक्ट करते हैं। सो इसको हम ये भी कहते हैं कि एंटीरो रिसेप्टर जो होते हैं ये इनसाइड बॉडी आपके पास डिटेक्शन करवा रहे होते हैं, और ये जो हमारे पास एक्सटीरो होते हैं ये आउटसाइड बॉडी बेटे कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसको डिटेक्ट करना इनका काम होता है। ठीक है, या बॉडी में एक्सपोज्ड भी हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब रिसेप्टर्स का ना एक और नाम हम लोग यूज कर रहे होते हैं, दैट इज बेटे रेफर टू एज ट्रांसड्यूसर्स। इनको हम लोग लेबल करते हैं एज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स फिजिक्स के अंदर देखो तो फिजिक्स में इस ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि ये बेटे अपनी क्या कर सकता है, एनर्जी को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यहाँ पर एनर्जी चेंज किस लिहाज से हम लोग देखते हैं। कोई भी स्टिमुलस बेटे आपके पास आया, उस स्टिमुलस को इसने चेंज किया। ठीक है, किसके अंदर, नर्व इम्पल्स के अंदर। नर्व इम्पल्स क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये हमारे पास बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। ओके, चलो ये बात याद रखना कि हमारे पास बेटे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, जहाँ पर ये इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी वजह से हम इन रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर्स लेबल कर रहे होते हैं। एंटीरो रिसेप्टर और एक्सटीरो रिसेप्टर की एग्जांपल देख लेते हैं। एंटीरो रिसेप्टर की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है बेटे हाइपोथैलेमस। देयर इज हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, खास तौर पे केमिकल चेंजेस को। एक्सटीरो रिसेप्टर में देखो तो हमारी बॉडी का एक ही हिस्सा है जहां पर आपको डायरेक्टली स्किन नज़र ही नहीं आती। ठीक है, और वो कौन सा है, आईज। ये आईज जो है बेटा ये हमारे पास डिटेक्शन करवाती हैं। इन आईज के अंदर आपको डिफरेंट तरह के सेल्स नज़र आते हैं। समटाइम रॉड्स नज़र आते हैं, समटाइम कॉन्स, या समटाइम दोनों ही। रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कॉन्स जो होते हैं बेटा ये आपके पास इंटेंस लाइट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। एक्सटीरो रिसेप्टर क्या होते हैं और एंटीरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, फिर एक और सवाल भी आता है कि ये जो रिसेप्टर हैं हमारे पास ये क्या क्या हो सकते हैं। क्या ये सेल हो सकते हैं, क्या ये न्यूरॉन एंडिंग हो सकती है, या ये ऑर्गन हो सकता है। तो बेटे इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। रिसेप्टर जो हैं ये हमारे पास सेल भी हो सकते हैं, रिसेप्टर जो हैं ये हमारे पास न्यूरॉन एंडिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और रिसेप्टर जो है बेटा ये हमारे पास ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि बेटे हमारे पास एज अ रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, न्यूरॉन एंडिंग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सो ये हमारे पास बेटे आपके पास इनके रिसेप्टर्स को डील कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा मैंने ये बताया कि आईज में ना स्किन नहीं होती, मैंने ये नहीं बताया कि वो आप लोग उसकी कॉम्पोजिशन डिस्कस करना शुरू कर दो। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है केमिकल नेचर की बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, या हम इसको नेचर ऑफ स्टिमुलस भी बोल रहे होते हैं। अगर आपके पास नेचर ऑफ स्टिमुलस चेंज हो जाता है तो ये रिसेप्टर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस नेचर के चेंज होने से आपके पास बेटे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी क्यों से, तो क्यों आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। ओके, चलो नेचर ऑफ स्टिमुलस में हमारे पास सबसे पहले बेटे आ जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, देयर वी गो विद
कीमो रिसेप्टर्स। ये देखो इसका नाम हमें बता रहा है कि कीमो मतलब केमिकल और रिसेप्टर्स आपके पास ट्रांसड्यूसर बोला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऐसे ट्रांसड्यूसर्स हैं जो कि केमिकल चेंज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये जो केमिकल चेंज होता है ये हमारे पास क्या क्या हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, देखो इसमें आपके पास कोई भी केमिकल हो सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो हमारे पास इस केमिकल के अंदर बेटे ब्लड के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, अगर ब्लड में कोई चेंजेस आती हैं तो ब्लड की चेंजेस का मतलब यह है कि ब्लड की कॉम्पोजिशन के अंदर जो भी चीज़ें आपको नजर आएंगी उसमें चेंज है। जैसे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जैसे बेटे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जैसे बेटे हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में है, ब्लड में है। अगर ये चेंज होती हैं तो इस चेंज को डिटेक्ट करना किसका काम है, कीमो रिसेप्टर का काम है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ और केमिकल चेंजेस भी हैं जो कि डायरेक्टली आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा। लाइक हमारे पास आ जाता है टेस्ट। ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट के लिए टर्म यूज की जाती है गस्टेशन की। द टर्म यूज फॉर टेस्ट इज गस्टेशन। या हमारे पास आ जाती है स्मेल। स्मेल के लिए टर्म यूज की जाती है ऑल्फैक्शन। तो जब भी आपके पास ये टर्म यूज हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग केमिकल को डील कर रहे हो ना, दैट यू आर डीलिंग विद केमिकल। तो केमिकल बेटे आपके पास कहाँ पर चेंज आएगा, दैट विल बी चेंज इन एनीथिंग। दो वो आपके पास ब्लड में, टेस्ट में या स्मेल के अंदर आ सकता है। या हमारे पास बेटे वाटर और सॉल्यूट की बेस के ऊपर भी आ जाता है, वाटर एंड सॉल्यूट की बेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि कीमो रिसेप्टर की कोई एग्जांपल बताओ, तो कीमो रिसेप्टर की एग्जांपल हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेटे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यही हमारे पास बेटे बता रहा होता है कि आपके पास किस किस तरह से केमिकल चेंज को आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, हाँ वाटर और सल्यूट के बारे में ये आप लोगों ने याद रखना है। होता तो ये भी कीमो रिसेप्टर है लेकिन इसको समटाइम्स स्पेसिफाई किया जाता है विद रेफरेंस टू ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो बेटे इसको ऑस्मो रिसेप्टर्स भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, हैं सारे के सारे क्या, कीमो रिसेप्टर। चलो आगे चलते हैं। कीमो रिसेप्टर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मैकेनो रिसेप्टर्स। देयर आर मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो का मतलब है मैकेनिकल चेंज। ठीक है, दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में याद रखना कि ये हमारे पास कोई भी ऐसा चेंज डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। और मैकेनिक्स को आपने फिजिक्स के अंदर डील किया हुआ है ना। चलो मैकेनो रिसेप्टर्स को डील करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास टच आ जाता है। देयर यू हैव स्टडीड दैट हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे टच। ठीक है, टच मी नॉट एक पौधा भी होता है। खैर टच जो है बेटा ये आपके पास मैकेनो रिसेप्टर के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर कुछ आपके पास बेटे प्रेशर, टच और प्रेशर के अंदर आ जाता है। अच्छा आपको पता है ये टच और प्रेशर के लिए एक तो हेयर बर्ड्स आपके पास होते हैं, दूसरा बेटे मेजिनर कार्पसल्स भी हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर डील करते हो कि इसी के साथ हमारे पास इक्विलिब्रियम भी आ जाता है। आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखना इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसी में ही हम लोग हेयरिंग को भी ऐड कर सकते हैं, तो हेयरिंग भी इसी के साथ आ जाती है। ठीक है, ओके, तो आपका पॉस्चर अगर देखा जाएगा तो वो भी इसी के साथ डील होता है। देखते हैं ये जो बेटे मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर आपको मेनली नजर आते हैं स्किन के अंदर। दे आर प्रेजेंट इन स्किन, या बेटे ये आपके कानों के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं।
अगर हम लोग टच की बात करें तो टच के लिए बेटे होते हैं हमारे पास, दे आर मैजिनर कार्पसल्स। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैजिनर्स कार्पसल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हेयर बर्ड्स भी होती हैं। ठीक है, प्रेशर के लिए अगर हम लोग डील करें तो प्रेशर के लिए बेटे हमारे पास होते हैं पैसिनियन कार्पसल्स, पैसिनियन। ठीक है, इसी में आ जाते हैं बेटा जिनको हम लोग पैसिनियन या समटाइम कुछ बच्चे पैकिनियन भी बोल रहे होते हैं। सो ये आपकी अपनी मर्जी है जैसे भी आप लोग इसको डील करते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि ये हमारे पास क्या है, मेकेनो रिसेप्टर्स हैं। इक्विलिब्रियम आपके पास कॉकलियर रीजन का काम है। कॉकलियर फ्लूइड होता है हमारे कानों के अंदर बेटे, ये कॉकलियर फ्लूइड जो है ये इक्विलिब्रियम करवा रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है हेयरिंग। तो हेयरिंग किसके साथ एसोसिएटेड है, डायरेक्टली आपके कान के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाते हैं रिसेप्टर जो कि कानों के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसी की एक टाइप होती है जो कि बेटे हमारे पास डिटेक्ट करती है वाइब्रेशंस को। ठीक है, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बेटे हम लोग, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। ये याद रखना, ये प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की टर्म यूज की जाती है, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते कहाँ पर हैं बेटे, ये भी सुन लो। ये आपके पास ना जॉइंट्स में पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जॉइंट्स का काम क्या है, जॉइंट्स का काम है बेटे वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना। अक्सर रेप्टाइल्स के अंदर ये कैटेगरी होती है। ओके हो गया। फिर हमारे पास बेटे आ जाते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स भी प्रेशर की ही एक टाइप होती है। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर को सेपरेटली लिखें तो प्रेशर के लिए आपने बैरो रिसेप्टर्स पढ़े होंगे। ये बेटे वेसल्स के अंदर होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स लार्जर वेसल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, और ये लार्जर वेसल्स के अंदर जैसे एओर्टा है, ठीक है, या लार्जर आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर ये बेटे प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है। ओके हो गया। तो ये बेटे आपके पास मैकेनो रिसेप्टर्स की कुछ टाइप्स हम लोग डील कर रहे होते हैं। चलो, ये बेटे हमारे पास आ गया मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है जो कि बेटे आपकी बॉडी के अंदर पेन को डिटेक्ट करती है। ठीक है, पेन को डिटेक्ट करना किसका काम होता है, हाँ बताओ। पेन को डिटेक्ट करने के लिए बेटे हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स, या इन रिसेप्टर्स को बोला जाता है नोसीसेप्टर्स। ठीक है, या ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, नोसीसेप्टर्स। तो ये यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है जी, चलो। पेन रिसेप्टर्स बेटे दे आर ऑल्सो नॉन एज नोसीसेप्टर्स। नोसीसेप्टर्स का मतलब क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर बेटे पेन को डिटेक्ट कर रहे होता है। ठीक है, नोसीसेप्टर्स। ओके हो गया। ये नोसीसेप्टर्स बेटे कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि नोसीसेप्टर्स जो होते हैं दे आर वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे मौजूद होंगे। सम टाइम ये टेम्पररी होते हैं। ठीक है, सम टाइम बेटे ये आपके पर परमानेंट भी हो सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके फोर हेड के अंदर मौजूद होते हैं। फोर हेड पे हैं पेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, फिर आप लोग ये कहते हो कि हमारे पास फिंगर टिप्स पे होते हैं। फिंगर टिप्स पे भी आपको ये नज़र आ रहे होते हैं जो कि डिटेक्शन ऑफ पेन को डील करती है। तो दो दे आर फाउंड एवरीवेयर, लेकिन वेरिएबिलिटी इसकी कहाँ पर नज़र आती है, इसकी वेरिएबिलिटी बेटे आपको नज़र आ रही होती है। सबसे पहले तो ये हमें अपेंडिक्स के अंदर नज़र आते हैं। अपेंडिक्स में अच्छी खासी नंबर्स में पाए जाते हैं, और इसी वजह से जब अपेंडिसाइटिस होती है तो इसको फौरी तौर पर बेटे बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
फिर आप लोगों ने याद रखना है ह्यूमन बॉडी के अंदर टेस्टिकल्स जो होते हैं, टेस्टिकल्स मेल बॉडी के अंदर, ये टेस्टिकल्स के अंदर बेटे अच्छी खासी पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। फिर फीमेल बॉडी के अंदर ये जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वेजाइना या वेजाइनल ट्रैक्ट, इसमें बेटे ये आपके पास टेम्पररी रिसेप्टर्स बनते हैं। ये टेम्पररी रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये बेटे आपके पास लेबर पेन की इंडक्शन करवाना इनका काम है, ठीक है, लेबर पेन की इंडक्शन करवाना इनका काम होता है। अच्छा, अब इसके साथ ना सम टाइम कुछ क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कौन से ऐसे ऑर्गन है जिनके पास पेन रिसेप्टर नहीं होता। तो ये बेटे याद रखना, ये आपके पास क्वेश्चन आता है ब्रेन, ब्रेन के अंदर ना देयर इज नो पेन रिसेप्टर, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी पेन रिसेप्टर जो है वो नज़र नहीं आता। सो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट था, जो आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास बेटे हम किसको डील कर रहे होते हैं, दैट इज पेन रिसेप्टर। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास पेन रिसेप्टर के बाद नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स हैं जिनको हम लोग डील करेंगे, ये आ जाते हैं बेटा फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास कौन से हैं, फोटो रिसेप्टर्स। चलो जी देखते हैं। आपको पता है ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, इन फोटो रिसेप्टर्स के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, बताओ किसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं ये फोटो रिसेप्टर्स? लाइट को डिटेक्ट करते हैं ना। देखो बेटे, ये हमारे पास लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और लाइट हमारे पास है क्या, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारे पास क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी वजह से बेटा आप इन फोटो रिसेप्टर्स को लेबल भी करते हो कि इनका सेकंड नेम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स बेटे कहलाते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स की कैटेगरी के अंदर हमारे पास ये आ जाता है। अब ये लाइट रिसेप्टर्स होते कहाँ पर हैं, दे आर प्रेजेंट इन आई, ये हमारी आंखों के अंदर बेटे मौजूद होते हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन आइज। और आइज में बेटे ये आपके पास ना याद रखना, आइज में भी आप इनकी फर्दर दो कैटेगरीज करवाते हो, एक होते हैं रॉड्स, दूसरे होते हैं कॉन्स। दोबारा से सुन लो, रॉड्स जो हैं ये हमारे पास डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिम लाइट, और कॉन्स जो होते हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंटेंस लाइट, ठीक है जी। तो ये बेटे फोटो रिसेप्टर्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा, माइग्रेन जो होती है बेटे वो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर नहीं हो रही होती, उसमें क्रेनियल पोर्शंस इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं क्रेनियल पोर्शंस के ऊपर ये पेन हो रही होती है, इस वजह से हम उसको माइग्रेन बोल रहे होते हैं, ठीक है। चलो, फोटो रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, लास्ट पे हमारे पास जो रह गए हैं ये हैं थर्मो रिसेप्टर्स। दीज आर थर्मो रिसेप्टर्स। चलो ये जो बेटे हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर द रिसेप्टर्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर बेटे जो हीट चेंजेस होती हैं, मतलब किसी भी चीज़ का कोल्ड होना या गर्म होना, उसको ये डिटेक्ट कर रहे होता है। हो सकता है बेटे ये आपके पास स्लो इस वजह से हो रहा हो क्योंकि यहाँ पर वो भी है ना, जलसा भी है खान साहब का, शायद इस वजह से हो रहा हो, ठीक है। चलो थर्मो रिसेप्टर्स को देखते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स बेटे दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट टेम्परेचर, ठीक है, या हम ये भी कहते हैं दे डिटेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई भी चीज़
कितनी जो है बेटा वो गर्म है या कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है। तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस को डिटेक्ट करना ये काम होता है थर्मो रिसेप्टर का। ठीक है, चलो जी, ये हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स की बेस के ऊपर ही ना आप लोगों को ये कुछ चीज़ें ऐड करवाता है कि स्किन के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ये बेटे पंजाब की बुक में मेंशन है, सुन लो। यहाँ पर वो कहता है स्किन जो होती है ना इसमें 5 तरह की सेंसेशन कर सकता है और 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ह्यूमन सॉरी, ह्यूमन स्किन जो होती है बेटा ये हमारे पास 5 तरह की सेंसेशन कर सकती है और इसके अंदर रिसेप्टर्स कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, चलो सेंसेशन कौन कौन सी है पहले इसको देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन कौन सी सेंसेशन कर सकती है तो सेंसेशन के अंदर बेटे 5 सेंसेस आ जाती हैं। जैसे कोई भी चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, हॉट एंड कोल्ड, फिर बेटे पेन, फिर बेटे टच, और फिर बेटे हमारे पास प्रेशर। ये 5 सेंसेस हैं जो ये डिटेक्ट कर रही होती है। अगर आप इसमें रिसेप्टर्स को डील करो तो रिसेप्टर्स बेटे हमारे पास आ जाते हैं मेनली 3। कौन कौन से हैं? एक तो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हेयर फॉलिकल्स की बेस होती है। ठीक है, वो भी इटसेल्फ आपके पास रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती है। फिर मेजेनर कार्पसल्स होते हैं, फिर पैकिनियन कार्पसल्स या पेसिनियन कार्पसल्स होते हैं। ठीक है जी, ये 3 रिसेप्टर्स आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, चलो अब बेटे ये जो ह्यूमन स्किन होती है इसको आप फिर फर्दर एमसीक्यूज की तरफ जब लेकर जाते हो तो एमसीक्यूज में आपके पास 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला वो ये कि हमारे पास ये जो स्किन है दैट कैन डिटेक्ट पेन, ये आपके पास पेन को डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, सिमिलरली दैट कैन डिटेक्ट कोल्ड, सिमिलरली दैट कैन डिटेक्ट हॉट। ठीक है, तो आपको पता है कि पेन रिसेप्टर जो होते हैं दे आर ग्रेटर एज कंपेयर टू कोल्ड रिसेप्टर, और कोल्ड रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हॉट रिसेप्टर्स। ठीक है, लेकिन बेटे क्वेश्चन ये आता है कि पेन रिसेप्टर जो हैं ये आपके पास कोल्ड रिसेप्टर से कितने टाइम्स ज़्यादा होते हैं। पेन रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर से कितने टाइम ज़्यादा होते हैं। तो याद रखना ये जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड रिसेप्टर बेटे 27 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोल्ड रिसेप्टर हॉट रिसेप्टर के लिहाज से कितने टाइम ज़्यादा होते हैं तो बहुत सिंपल सा है, ये बेटे 10 टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास बताओ ये जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये एज कंपेयर टू हॉट रिसेप्टर कितने टाइम ज़्यादा होते हैं। तो देखो 27 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 270 टाइम्स। सो इट मीन्स कि 270 टाइम्स बेटे पेन रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हॉट रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये इन दोनों को जब भी आप लोगों ने डील करना है तो मल्टीप्लाई करते हो बेटे। ठीक है, वी मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, याद रखना। ओके हो गया, चलो हमारे पास ना स्किन के अंदर फ्री नर्व एंडिंग्स भी होती हैं और यही फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं बेटा ये आपके पास सेंसेशन करवा रही होती हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। चलो रिसेप्टर्स के बाद इसी में ही आप इफेक्टर्स को भी डील कर लो, फिर आगे चलेंगे। हम लोगों ने बेटा इफेक्टर्स को डिस्कस किया कि इफेक्टर्स क्या करते हैं। इफेक्टर्स बेसिकली ना रिस्पॉन्ड शो कर रहे होते हैं, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो करना ये हमारे पास किसका काम है, दैट इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है, इफेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं और इसको किस किस तरह से डील करते हैं। बेटे बहुत आसान है, इफेक्टर्स हमारे पास दे शो रिस्पॉन्ड, ठीक है, दे शो रिस्पॉन्ड अगेंस्ट स्टिमुलस। हमारे पास जो स्टिमुलस होता है
उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टर। ठीक है, और ये शायद तबीयत ख़राब है इस वजह से आपको ये फील हो रहा हो, ऐसे हो सकता है आपको फील हो रही हो। चलें जी, हमारे पास बेटे इफेक्टर्स के बाद हम लोग डील करते हैं कि इफेक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इफेक्टर्स के अंदर ना हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एक बेटे हमारे पास आ जाते हैं मसल्स, देयर आर मसल्स, और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, ये दोनों ही मेन रिसेप्टर्स होते हैं। ग्लैंड्स में बेटा ये हमारे पास रिस्पॉन्ड शो करते हैं वाया सिक्रीशन। ग्लैंड्स हमेशा बेटे सिक्रीट करके, सिक्रीशन के थ्रू ही रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि मसल जो होते हैं, मसल्स का बेटे आपके पास जो इफेक्टर के तौर पर ये काम करते हैं ना, तो दे एक्ट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये बात याद रखना, मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप लोगों को इनमें नज़र आती है। इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, जुमर सुबहानी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास इफेक्टर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, और इन इफेक्टर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मसल्स आ जाते हैं और ग्लैंड्स आ जाते हैं। ग्लैंड्स की तो बहुत आसान सी एग्जांपल्स है ना, अगर आप ऐड करना चाहो तो हमारे पास सलाइवरी या सलाइवा सिक्रीशन जो होती है, या आपके पास कौन रिलीज करवाता है? गस्टेशन, या आप कोई भी चीज़ जो है वो इनटेक करते हो उसकी वजह से। फिर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ये सिक्रीशन भी आपके पास यही ग्लैंड ही सिक्रीट कर रहे होते हैं ना। तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सिक्रीशन है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, दैट इज समहाउ एसोसिएटेड विद द रिस्पॉन्ड अगेंस्ट अ स्टिमुलस। ठीक है, तो ये स्टिमुलस के अगेंस्ट हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। चलो ये बेटे हमारे पास आ गया रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इसमें न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स क्या होता है? ठीक है, न्यूरॉन्स बेटे हम लोगों ने डील करने, और न्यूरॉन्स में आपके पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स के साथ साथ और कौन कौन से सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। हमारे पास बेटे ये जो नर्वस सिस्टम होता है, इसमें दो तरह के मेनली आपको सेल्स नज़र आते हैं। कौन कौन से बेटा? आपके पास एक तो न्यूरॉन्स नज़र आते हैं, दूसरा बेटे हमारे पास न्यूरोग्लिया नज़र आ रहे होते हैं। एक है जी न्यूरॉन्स, और दूसरे बेटे हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज न्यूरोग्लिया। ठीक है, एक है न्यूरॉन्स और दूसरे बेटे हमारे पास न्यूरोग्लिया। चलो मेंशन करते हैं, ये हमारे पास न्यूरॉन्स आ गए, और दूसरी साइड पे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया, दैट इज न्यूरोग्लिया। अच्छा, एक माइक्रोग्लिया की टर्म भी यूज़ की जाती है। माइक्रोग्लिया जो होता है ना, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के वो वाले सेल्स होते हैं जिनको मैक्रोफेजेस बोल रहे होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। इसके बारे में बेटे अगर आप परसेंटेज की बात करो तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये भी ऑलमोस्ट 50% रोल प्ले करते हैं, और न्यूरोग्लिया भी बेटे 50% ही रोल प्ले कर रहा होता है। तो दोनों हमारे पास बेटे 50% और 50%। ठीक है, काम क्या है? हमारे पास ये जो न्यूरोग्लिया होता है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। न्यूरोग्लिया क्या काम करवाता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन करवाना बेटे इसका काम होता है। ठीक है, अच्छा, इन न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोग कैटेगरीज को डील कर रहे होते हो। जैसे आप लोग शवान सेल्स की बात करते हो, शवान सेल्स बेटे इसमें आ जाते हैं। ठीक है,
इसमें बेटे ओलिगोडेंड्राइट सेल्स आ जाते हैं, ओलिगोडेंड्राइट सेल आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ओलिगोडेंड्राइट सेल्स हैं, शवान सेल्स हैं, या आपके पास बेटे एक और मेंशन किया जाता है, दैट इज रेफर टू एज माइक्रोग्लिया। ठीक है, जो कि मैक्रोफेजेस कहलाते हैं इस पे। चलो आगे हम लोग डील करते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स हमारे पास बेटे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका चीफ स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है, सो बेटे चीफ स्ट्रक्चरल यूनिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो भी आंसर हमारे पास आएगा न्यूरॉन्स। और अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि इसमें फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, तो फंक्शनल यूनिट भी बेटे हमारे पास न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के तौर पर आपको ये नज़र आता है। ओके, अच्छा, अब ये जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो इसमें आपको फिर क्लासिफिकेशन भी इसकी इसी बेस के ऊपर करनी पड़ती है। जैसे देखो, अगर हम लोग न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन को डील करें, तो न्यूरॉन्स में बेटे आपको ये क्लासिफिकेशन नज़र आती है ऑन द बेसिस ऑफ टू मेन कैटेगरीज। कौन कौन सी देख लेते हैं। एक बेटे हमारे पास आ जाती है दैट इज स्ट्रक्चरल न्यूरॉन की कैटेगरी, और दूसरी बेटे हमारे पास आ जाती है दैट इज फंक्शनल न्यूरॉन्स। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इसमें फंक्शन की बेस के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज आप लोग डील कर रहे हो। तो फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन होती है, इसमें बेटे आपके पास आ जाते हैं दैट इज न्यूरॉन, और इसमें बेटे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेंसरी के अंदर सॉरी फंक्शनल के अंदर तीन है। सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर हमारे पास बेटे इंटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सो ये वो वाली क्लासिफिकेशन है जो कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स की, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बेटे इसमें स्ट्रक्चरल की बात करें, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास याद रखना, इसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको फर्दर चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे इस स्ट्रक्चरल के अंदर आप लोग देखते हो कि हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि यूनिपोलर होते हैं, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। फिर बायपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। सो ये आपके पास न्यूरॉन्स की जो क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें आप यूनिपोलर की बात करते हो, बायपोलर की बात करते हो, या मल्टीपोलर की बात करते हो, ये न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। सो ये बात याद रखना कि न्यूरॉन मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। और फंक्शनल के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कौन सी है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो बेटे आपके पास ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं जो कि बेटा आप डील कर रहे हो। तो एक है सेंसरी, एक है मोटर, और तीसरी है हमारे पास इंटर न्यूरॉन, ठीक है। चलो देखते हैं। ये जो हमारे पास बेटे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन्स, दैट इज समथिंग न्यूरॉन जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आपके पास हमेशा जब भी सेंसरी न्यूरॉन्स को डील किया जाएगा, तो आप लोगों ने बताना है कि ये सेंस करते हैं किसको, दे सेंस स्टिमुलस, दे सेंस स्टिमुलस, या डिटेक्ट कर रहे होते हैं स्टिमुलस को। अच्छा, स्टिमुलस डिटेक्ट करने के बाद ये फिर मैसेज कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, ये बेटे रिसेप्टर से मैसेज पहुँचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो अगर आपसे पूछा जाए
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज कौन पहुंचाता है? तो बेटे सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि हमारे पास ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इसमें डेंड्राइट नंबर में ज़्यादा होते हैं या आपके पास एक्सॉन्स ज़्यादा होते हैं, एफरेंट ज़्यादा होते हैं या इफरेंट ज़्यादा होते हैं? तो बेटे याद रखना, इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है एफरेंट एक्सटेंशन। ये जो एफरेंट एक्सटेंशन होती है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हमेशा बेटे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इफेरेंट। ये हमेशा हमारे पास ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इफेरेंट। एफरेंट ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इफेरेंट, या हम ये कहते हैं कि इसी की जगह पे आप ऐड कर सकते हो कि डेंड्राइट्स बेटे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्सॉन, या हम ये कहते हैं कि इसमें एक ही लेंथी डेंड्रॉन नज़र आता है। तो ये डेंड्रॉन जो होता है ये थिक होता है हमारे पास और इसकी लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू एक्सॉन। तो ये दो तीन चीज़ें जो कि आपके पास पूछी जाती हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि डेंड्रॉन की टर्म हमेशा आप लोग बेटे सेंसरी न्यूरॉन के लिए यूज़ करते हो, सेंसरी के अलावा यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। चलो, मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स बेटे हमारे पास वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज लेकर जाते हैं फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स। चलो, तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्ड स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना ये किसका काम है? दैट इज द फंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज हमेशा किसकी तरफ जाता है? इफेक्टर्स की तरफ जा रहा होता है। तो सीएनएस से इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाना मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। तो मोटर न्यूरॉन्स के अंदर बेटे हम यहाँ पर ये बात ऐड कर रहे होते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स के अंदर जो एफेरेंट एक्सटेंशंस होती हैं ये हमेशा बेटे कम होती हैं एज कंपेयर टू इफेरेंट। सो यू कैन से दैट कि इसमें जो एफेरेंट होती हैं ये हमेशा कम होंगी एज कंपेयर टू इफेरेंट। ठीक है, अच्छा, इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि इसमें जो डेंड्राइट्स होंगे वो हमारे पास कम होंगे एज कंपेयर टू एक्सॉन, या एक्सॉन की लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये बात बेटे आपने इसके हवाले से याद रखी। फिर हमारे पास आ जाते हैं वो वाले जो कि इंटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। इंटर का मतलब क्या है? ये बेटे इन दोनों के दरमियान में मौजूद होंगे। दे विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू न्यूरॉन। सेंसरी से मैसेज लेंगे और मैसेज को फिर आगे पहुंचाएंगे मोटर की तरफ। ये किसका काम है? इंटर का काम है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इंटर आपको कहाँ पर नज़र आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। या इस चीज़ को यूं भी पूछ लेता है कि ब्रेन में कौन सा होता है? सीएनएस में इंटर। फिर स्पाइनल कॉर्ड भी किसका हिस्सा है? स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सीएनएस। इसमें भी क्या होता है? इंटर न्यूरॉन्स। अच्छा, इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा ये हमारे पास एफेरेंट और इफेरेंट आप इसमें स्पेसिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें एफेरेंट और इफेरेंट का साइज स्पेसिफाई नहीं कर पाते, तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। एफेरेंट और इफेरेंट हमेशा एक दूसरे के साथ साइज में सेम होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल के अंदर पढ़ेंगे कि इसमें जब आप लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं ना कर पाते तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, चाहे वो एफेरेंट एक्सटेंशन हो या इफेरेंट एक्सटेंशन हो, इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं न्यूराइड्स की। ठीक है, न्यूराइड्स इसकी एक्सटेंशंस के लिए बोला जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आ जाती। ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है बेटा ये हमारे पास इसके सारे के सारे
जो रोल्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना उसकी बेस के ऊपर नज़र आएगी। ठीक है, जैसे देखो आप लोग ये पढ़ते हो कि इसमें जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है इसमें यूनिपोलर आ जाता है। चलो पहले यूनिपोलर को डील कर लेते हैं। यूनिपोलर बेटे हमारे पास वो वाले होते हैं जिनमें आपको एक ही एक्सटेंशन नज़र आती है। यूनिपोलर वो वाले हैं जिनमें आपको एक ही एक्सटेंशन नज़र आती है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिसमें बेटे आप अगर इसको एक्सटेंड करना चाहो तो दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये इसकी बेटे बॉडी एंड दैट वुड बी जस्ट लाइक। ठीक है जी। अच्छा इसमें बेटे ये हमारे पास इसकी सोमा आ जाती है, और आप लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास ये जो एक्सटेंशंस होती हैं दे आर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलो ये बेटे हमारे पास इसमें यूनिपोलर होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ना यूनिपोलर नहीं होता, ह्यूमन बॉडी के अंदर सूडो यूनिपोलर होता है। अच्छा अब इसको यूनिपोलर बोलते क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि जब भी आपके पास मैसेज आता है ना तो मैसेज आपके पास इजीली इस बॉडी को ओवरलैप करके सीधा ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, और ये बात याद रखना कि इसमें ये जो आपके पास हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, दैट इज नॉन एज डेंड्रॉन। ठीक है, और डेंड्रॉन थिक एक्सटेंशन को बोलते हैं। डेंड्रॉन किसको बोलते हैं? थिक एक्सटेंशन को बोला जाता है। तो बेटे ये हमारे पास यूनिपोलर आ जाते हैं। यूनिपोलर के बाद हमारे पास एक और न्यूरॉन जो कि इसमें आता है दैट इज बायपोलर। ठीक है, बायपोलर बोलते। बायपोलर क्या होता है? बायपोलर इससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे? इसमें बेटे हमें जो है वो नहीं नहीं बेटे एक्सॉन नहीं है, ये एक्सॉन जो है वो आपके पास अवे होगा। ठीक है, तो इसी वजह से तो हम एफेरेंट और इफेरेंट की टर्म यूज कर रहे होते हैं। डेंड्रॉन जो होता है वो थिक एफेरेंट एक्सटेंशन को बोलते हैं जो कि मैसेज लेकर जाती है। यहाँ पर अगर बेटे हम इसके बात करें बायपोलर की, तो बायपोलर के अंदर हमारे पास दैट इज एक्सटेंशन, ये हमारे पास इसकी सोमा एंड दैट विल बी द एक्सटेंशन। चलो ये हमारे पास बेटे इसमें एक्सटेंशन आ गई। ठीक है, ये इसकी सेंटर में बॉडी। अब ये देखो ये बायपोलर क्यों है? ये बायपोलर इसी वजह से है कि जब भी मैसेज आएगा ना तो मैसेज लाजमी तौर पर ये बॉडी, बॉडी के बाद बेटे ये आगे ट्रेवल करेगा। तो इस वजह से हम इसको बायपोलर न्यूरॉन बोल रहे होता है, दैट इज रेफर टू एज बायपोलर न्यूरॉन। ठीक है, फिर हमारे पास नजर आते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये जो बेटे मल्टीपोलर होते हैं, मल्टीपोलर बोलने की वजह ये है कि इसमें ना एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, इसमें एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा है। जैसे फर्ज कर लो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास दैट इज अ न्यूरॉन। ठीक है, ये इसकी बेटे सोमा, ये हम लोगों ने बना ली, दैट इज एक्सटेंशन। ठीक है, और यहाँ पे बेटे ये आपके पास इसके हिस्से और ये हमारे पास आ गई, दैट इज बेटे इसकी न्यूरॉन। अब आपको पता है कि यहाँ पर बेटे ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सटेंशंस मौजूद हो सकती हैं। इन एक्सटेंशंस की वजह से दैट विल बी रेफर टू एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर भी ज़्यादातर आपको किस में नज़र आते हैं? मल्टीपोलर बेटे ज़्यादातर नज़र आ रहे होते हैं आपको सेंसेशन के अंदर। ठीक है, और इसकी ये वाले जो हिस्से होते हैं इनको क्या बोलते हैं? दे आर रेफर टू एज डेंड्राइट्स। ठीक है, चलो यहीं पे हम ज़रा मोटर इंटर न्यूरॉन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज बेटे इंटर न्यूरॉन।
ठीक है। इंटर न्यूरॉन में ये हमारे पास बेटे एक्सटेंशन, ठीक है। सेंटर में हमारे पास आ गई इसकी बॉडी। अब ये देखो, इंटर न्यूरॉन जो होते हैं ये आपके पास ऐसे न्यूरॉन है जिनको हम लोग रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। दे आर नॉन एज इंटर न्यूरॉन्स, या हम लोग इनको रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। चलो आगे चलते हैं। इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बाद हम बेटे इसमें डील करते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलो आपके पास आ गया, दैट इज बेटे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डील करते हैं। आपको पता है कि न्यूरॉन आपके पास एक्साइटेटरी सेल है, और एक्साइटेटरी सेल जो होते हैं बेटा ये हमारे पास नर्व इम्पल्स कंडक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है ये किस तरह से हम लोग डील करते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं मोटर न्यूरॉन, यहाँ बनाएंगे बेटे हम लोग मोटर न्यूरॉन। चलो ये आ गया हमारे पास दैट इज बेटे मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये देखो मोटर न्यूरॉन के अंदर ये हमारे पास एक्सटेंशंस, ठीक है जी, ये बेटे इसकी एक्सटेंशंस आ गए। चलो इस न्यूरॉन के अंदर ना हमें ये इसका सेंट्रल पार्ट नज़र आता है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपने एक चीज़ बड़ी सिंपल सी पढ़ी हुई है कि हमारे पास ये डिवाइड नहीं करते। क्यों? हाँ, क्यों डिवाइड नहीं करते बताओ ज़रा, मैं आपसे एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बेटे हमारे पास है न्यूरॉन्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स को हम लोग प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस की वजह से जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोमिनेंट क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस होते हैं। ये बात याद रखना, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस इन इट, ठीक है। और यही न्यूक्लियस के न्यूरॉन के जो न्यूक्लियस के अराउंड आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास बेटे कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि इसकी डिवीजन भी करवाती हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें सेंट्रियूल एब्सेंट है इस वजह से इसमें डिवीजन नहीं होती। ये बात याद रखना, इसमें सेंट्रियूल्स बेटे एब्सेंट होते हैं, एंड इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ सेंट्रियूल देयर विल बी नो डिवीजन, ठीक है। ये बेटे इसमें हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि इसमें सेंट्रियूल्स नहीं होते, सेंट्रियूल एब्सेंट होते हैं। ओके चलो आगे चलते हैं। इसकी वो वाली एक्सटेंशन बेटे जो कि मैसेज लेकर जाती है ये बॉडी की तरफ, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन सेम एज दिस दिस दिस, इन एक्सटेंशंस को क्या बोलते हैं? ये एक्सटेंशंस बेटे हमारे पास लेबल की जाती हैं एज डेंड्राइट्स। इनको बेटे हम लोग लेबल करते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मैसेज लेकर जाते हैं टूवर्ड सोमा, सेल बॉडी, ठीक है। और दूसरे होते हैं बेटे हमारे पास वो वाले जो कि ये मैसेज को इस सेल बॉडी से अवे लेकर जाते हैं। इनको क्या लेबल करेंगे? दैट विल बी लेबल्ड एज स्टूडेंट एक्सॉन। ये हमारे पास बेटे लेबल किया जाएगा एज एक्सॉन। ओके तो इसमें देखो ना एक्सॉन जो है वो साइज में बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास बेटे क्या होता है? दैट इज द पार्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन। अच्छा ये एक्सॉन जो होता है ना, इसमें एक बात याद रखना कि एक्सॉन का जो डायामीटर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसमें बेटे आप इसके कांस्टेंट डायामीटर को डील करते हो, दैट इज हैविंग कांस्टेंट डायामीटर।
ठीक है, दैट कैन बी वेरीज फ्रॉम few mm टू 1 मीटर इन लेंथ। ठीक है, ये बेटे हमारे पास एक्सॉन के अंदर स्ट्रक्चर नजर आता है। चलो अब जरा इसकी सोमा को डील कर लेते हैं। सोमा हमारे पास क्या होता है बेटा? सोमा इज बेसिकली द पार्ट जो कि इसमें आप लोग डील करते हो। ठीक है, ये बेटे हमारे पास दैट इज सोमा। ठीक है, चलो ये आ गया सोमा। सोमा के लिए कुछ और टर्म भी यूज कर रहे होते हैं। सोमा इज ऑल्सो नॉन एज साइटोन, इसको बेटे साइटोन भी बोलते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज होती है पेरी कैरियन, पेरी कैरियन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है, इस वजह से पेरी कैरियन की टर्म भी बेटे इसमें यूज हो रही होती है। तो ये 2-3 टर्म हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, चलो अब ये पेरी कैरियन और एक्सॉन के दरमियान में एक हमें हिस्सा नजर आता है, दैट इज दिस पार्ट। इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। दैट पोर्शन इज रेफर टू एज एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, ये हमारे पास बेटे थिकन पार्ट होता है और इसको एक्सॉन हिलॉक लेबल कर रहे होते हैं, थिकन पार्ट होता है। ओके, ये हमारे पास एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन, और बेटे इसी के साथ इस एक्सॉन के अंदर हम लोग डील करते हैं टर्मिनल नोब्स को। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को लेबल किया जाता है एज टर्मिनल नोब्स। ठीक है, ये टर्मिनल नोब्स जो होती हैं ये आपके पास फिर एसोसिएटेड होती हैं प्री साइनेप्टिक एक्टिविटी के साथ, तो इस वजह से इनका एक और नाम भी यूज किया जाता है, प्री साइनेप्टिक नोब्स। तो बेटे इनको प्री साइनेप्टिक नोब्स भी लेबल करते हैं। ओके, चलो ये था हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चर जिसमें हम लोगों ने इसका डेंड्राइट डील किया, इसमें हम लोगों ने इसका एक्सॉन डील किया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा सेल्स भी तो हो सकते हैं। वो एक्स्ट्रा सेल्स क्या कहलाते हैं? उनको हम लोग शवान सेल्स बोल सकते हैं। सपोज ये हमारे पास है बेटे सेल्स, ठीक है, ये बेटे हमारे पास आ गए सेल्स। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं शवान सेल्स। ठीक है, दे आर रेफर टू एज शवान सेल्स। और आप लोगों ने पढ़ा है कि शवान सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? शवान सेल्स मिलकर बेटे हमारे पास माइलिन शीथ बना रहे होते हैं। शवान सेल्स की जो भी आप लोग लेयरिंग देखते हो ना, ये हमारे पास बेटे माइलिन शीथ बनाते हैं। ठीक है, सो वी कैन रेफर ओवर हेयर कि इसमें माइलिन शीथ जो है वो इसकी वजह से बनती है, और जिसके पास माइलिन शीथ होगी वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको दरमियान में हिस्सा नज़र आता है ये कंडक्टिंग होता है, इसको बोलते हैं नोड्स। तो ये बेटे नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाते हैं, दे आर नॉन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। इसीलिए बेटे हमारे पास हमेशा ये कंडक्टिंग न्यूरॉन के ऊपर ही इम्पल्स दिखाई देती है, कंडक्टिंग पार्ट के ऊपर ये इम्पल्स ट्रेवल करती है। ठीक है, तो जो नॉन माइलिनेटेड होता है उसमें सीधी सीधी ट्रेवल करेगी, सॉल्टेटरी नहीं होगी। जो आपके पास माइलिनेटेड होता है उसमें बेटे जंपिंग के तौर पर एक्ट कर रही होगी। ठीक है, पंजाब के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है, वो यहाँ पर लिख लो कि अगर आपके पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड, तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर वो माइलिनेटेड तो माइलिनेटेड के अंदर बेटे ये आपके पास स्पीड जो होती है दैट कैन बी अप टू 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड इसकी जो है वो हमारे पास मेंशन की जा रही होती है। चलो अब एक दो क्वेश्चंस है मेरे। पहला तो ये कि हमारे पास भाई ये जो न्यूरॉन होता है ना वो अच्छी खासी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन शो करता है तो इट मीन्स देयर विल बी लार्जर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बेटे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये हमारे पास अच्छी खासी बेटे
नंबरिंग में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको पता है जितने ज़्यादा हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतना ही ज़्यादा एटीपी की क्या होगी, प्रोडक्शन। इफ देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर विल बी इंक्रीज्ड एटीपी। ठीक है, तो एटीपी को बनाना ये हमारे पास इसका काम होता है। अच्छा, एक और चीज़ आपके पास पूछी जाती है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपके पास किसको सोर्स एनर्जी के तौर पर यूज़ करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास पूछा जाए इसका एनर्जी सोर्स क्या है, तो एनर्जी सोर्स बहुत सिंपल सा है। इसका बेटे एनर्जी सोर्स होता है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज को बेटे इस्तेमाल करता है, उससे एटीपी बनाता है। ठीक है, उससे एटीपी बना रहा होता है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ सुनो, आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था गोल्जी अपरेटस। ठीक है, मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसी को तो बेटे हम लोग बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ये कलेक्टिवली हमारे पास क्या कहलाता है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। नीजल्स ग्रेन्यूल्स किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ये बेटे हमारे पास कॉम्बिनेशन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लस बेटे गोल्जी अपरेटस का। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स बेटे प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, क्लियर। चलो बेटे, ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। डन। चलो, माइलिन शीथ के साथ ना माइलिनेटेड के अंदर ये पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो कर लो। हमारे पास अगर तो सीएनएस के अंदर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन नज़र आ रही है या पेरिफेरल में नज़र आ रही है तो किस सेल के बनी होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटे हमारे पास सेल होते हैं जिनको बोलते हैं ओलिगोडेंड्राइट सेल्स। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, दे आर ओलिगोडेंड्राइट सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन सेल्स को बोल रहे होते हैं शवान सेल्स। ठीक है, क्लियर। चलो बेटे, ये हमारे पास जो है न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोगों ने डील किया। इसी के साथ हम न्यूरॉन को वाइंड अप करते हैं। क्लियर। दोबारा से देखो, इसमें बेटे हम लोगों ने इसकी एक्सटेंशन डील की है। ठीक है, इसमें डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं, टर्मिनल नोब है, एक्सॉन हिल लॉक है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। और वाई न्यूरॉन कांट डिवाइड, उसका सिंपल सा आंसर है कि इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बेटे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखी जिसमें यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इसमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होती है, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर बेटे हमारे पास सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। उसी के बाद आपके पास ऊपर न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियास को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलो, ये हमारे पास था बेटे आज का टॉपिक जिसको हम लोगों ने डील किया है। और बाकी नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। ये बेटे हमारे पास आज का टॉपिक था। और जाते जाते दोबारा से मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो क्यों शुरू में मैंने पूछा था ना, उस क्यों का जवाब ज़रा लाजमी ढूंढना कि आप क्यों। ठीक है, इसी के साथ बेटे विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए आसानियाँ